ये चुनाव आयोग का नोटिस है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 के तहत, है ना। ऐसे नोटिस जो है मतदाताओं को मिलने लग गए हैं। इस नोटिस के बारे में चर्चा करेंगे। इस तरह के मैं 4-5 सैंपल आपको बताऊंगा कि नोटिस कैसा आया है और उसका जवाब कैसे देना है। साथियों, आप सबको पता होगा एसआईआर 2026 के अंदर ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद में नोटिस फेज थी, और नोटिस फेज के अंदर चुनाव आयोग द्वारा नोटिस जारी किए गए मतदाताओं को। ये नोटिस क्यों जारी किए गए साथियों? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 का जो बेस रखा गया, वो बेस लास्ट एसआईआर को रखा गया। वो किसी स्टेट में 2002 था, किसी में 2003 था, किसी में 2004 था। तो साथियों, अभी जो मैपिंग हुई है या जो एसआईआर हुई है, इसके अंदर वे लोग जिनकी क्लियर कट मैपिंग हो गई थी, कहीं कोई इश्यू नहीं था, उनका नाम ड्राफ्ट रोल में आ गया और उनका फाइनल रोल में भी आ जाएगा। लेकिन कुछ संदिग्ध लोग थे, है ना, या कुछ लोग ऐसे थे जिनकी मैपिंग नहीं हुई या मैपिंग गलत हुई या कुछ और कारण रहे, उन लोगों को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किए। ये किस किस कैटेगरी में नोटिस जारी किए हैं और इनका किस किस कैटेगरी में जवाब देना है, किस तरीके से देना है, मैं आज सहायतार्थ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूं, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई दावा नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कोई ऑथराइजेशन मेरे पास में नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों की कमेंट्स देख करके आप लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि आप लोगों ने मतलब आप लोगों में इस चीज को लेकर के बहुत क्यूरियोसिटी है, बहुत चीजें आप लोग पूछ रहे हैं कि मतलब पर्सनल स्पेशल स्थितियां आप बता रहे हैं कि इस प्रकार की स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो जहां तक नॉलेज है शेयर करना चाहिए, और ये एक तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने का काम भी है। तो मैं कुछ 4-5 चीजें आपके सामने बताऊंगा। ये सारी चीजें मैं आपके साथ में मेंशन करने वाला हूं, है ना। मतलब आपके सामने जो है इनका विवरण आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए, जो नोटिस आएगा साथियों, किन किन स्थितियों में आएगा। जो नॉन स्थितियां हैं, जो जानी पहचानी स्थितियां हैं। पहली स्थिति ये, जिनकी लास्ट एसआईआर से मैपिंग नहीं हुई, यानी कि लास्ट एसआईआर में खुद का मम्मी पापा दादा दादी किसी का भी नाम नहीं था, उनको नोटिस आएगा पक्का। दूसरा, उनको भी नोटिस आएगा जिनकी लास्ट एसआईआर से मैपिंग तो हो गई, लेकिन उसमें कुछ विसंगतियां हैं। विसंगतियां जैसे मतदाता और उसके पेरेंट्स के बीच में अगर गैप 15 साल से कम का है तो नोटिस आएगा। अगर एज का गैप 50 साल से अधिक का है तो नोटिस आएगा। अगर नेम में पूरा का पूरा नाम ही चेंज है तो नोटिस आएगा, है ना। अगर किसी व्यक्ति पर 6 से ज्यादा लोगों ने, 5 से ज्यादा यानी कि 6 या 6 से अधिक लोगों ने क्लेम किया है, पिता के रूप में उनको मैपिंग की है, उनको भी नोटिस आ रहा है। यहाँ पर देखें, ये जो नोटिस है, सबसे पहले नोटिस की संख्या लिख रखी है ना। ये एग्जाम्पल है आप लोगों को बताने के लिए। यहाँ निर्वाचक का नाम आ जाएगा, फोटो पहचान संख्या यानी कि इपिक नंबर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से इसको देख पाए, है ना। ये देख लीजिएगा, ये मैंने इसको जूम कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखो। ठीक है, तो ये वोटर की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है। आपका विधिवत हस्ताक्षरित परिगणना प्रपत्र प्राप्त हो गया है। जांच के बाद यह पाया गया कि, क्या पाया गया? आपके और आपके माता पिता के बीच उम्र का अंतर 15 वर्ष से कम है, जो सामान्य रूप से अपेक्षित नहीं है, और इसलिए पिछले एसआईआर की निर्वाचक सूची के संदर्भ में दस्तावेजों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है। ठीक है, पिछले एसआईआर के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली से कोई मैच न होने, गलत मैच होने की संभावना को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि आप अपना नाम अंतिम निर्वाचक नामावली में बनाए रखने के लिए, यानी कि फाइनल रोल में आपका नाम रहे, इसके लिए ईसीआई द्वारा, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बताए गए मूल दस्तावेज जो परिगणना प्रपत्र के पीछे की जानकारी शीट में दिए गए हैं, इस नोटिस के साथ भी संलग्न है, बताऊंगा अभी, के साथ इस तारीख को इतनी बजे इस जगह पे मेरे सामने उपस्थित हूं। कृपया ध्यान रखें कि आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज की प्रामाणिकता के सत्यापन के प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। यानी कि आप जो भी दस्तावेज सबमिट करेंगे साथियों, उन दस्तावेजों को संबंधित विभाग में भेजा जाएगा उनकी प्रामाणिकता को जांचने के लिए कि ये दस्तावेज कहीं जाली तो नहीं है। यानी कि यहाँ से क्या बात समझ में आई? यहाँ से ये बात समझ में आई कि आपकी जो एक्चुअल स्थिति है, वास्तव में आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई ऐसी स्थिति होगी, तो मेंशन करना है उनके सामने, ओरली वो मौका देंगे आपको सुनवाई में। लेकिन आप किसी भी स्थिति में जाली दस्तावेज नहीं ले जाएं, ये चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। ठीक है, तो यहां पर यह बात क्लियर कर लेनी है। आरपी एक्ट की धारा 31 से बच के रहना है, खतरनाक धारा है, 1 साल के लिए सजा हो सकती है। कब? अगर आप जाली दस्तावेज ले जाते हैं तो, और अगर आप लीगल हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर आपसे पूछा, फिर आगे कहा, इसमें किसी प्रकार की सहायता के लिए अपने बीएलओ से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ बीएलओ सर का नाम होगा और उनके मोबाइल नंबर दिए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखिए, यहाँ पर फिर बात इस तरफ आ जाती है। इस तरफ देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें, तो देख लीजिए। पहला, लोक सेवक को गलत सूचना देना भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत एक आपराधिक अपराध है, जिसके लिए कारावास की सजा है। गलत सूचनाएं देना मत। निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रविष्टि को तैयार करने, संशोधित करने, सुधार करने, शामिल करने या हटाने के संबंध में कोई भी झूठी घोषणा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
1950 की धारा 31 के अंतर्गत दंडनीय है, जिसमें कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ठीक है। सुनवाई के दौरान की गई घोषणाओं के समर्थन में आपके द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज स्वतंत्र सत्यापन के लिए संबंधित अधिकारियों विभागों को भेजे जाएंगे। यदि कोई दस्तावेज या घोषणा जाली, झूठी, मनगढ़ंत या जानबूझकर गलत पाई जाती है तो मामले पर भारतीय न्याय संहिता और किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार संसाधित किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जा सकती है। उसके बाद क्या लिखा, दस्तावेजों को इंगित करने वाली निशेषकारी नहीं, सूची स्वयं पिता और माता के लिए अलग अलग और स्व सत्यापित दस्तावेज जमा करने होंगे यदि ऊपर बताया गया है। तो आपको संबंधित दस्तावेज ले जाने अपनी प्रामाणिकता को कंप्लीट करवाने के लिए। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट वही है जो एसआईआर के दौरान मैंने आपको बताई थी, 13 डॉक्यूमेंट है। अब इसमें बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आते हैं, सर आधार कार्ड वैलिड है? बिल्कुल आधार कार्ड वैलिड है भैया, आधार कार्ड वैलिड है। और मैं तो आपसे कहूंगा आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हो लेके चले जाना, बता देना कि ये सर ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट है, तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे और उसको मतलब आपके नाम को डन कर देंगे, हाँ भाई ये नाम रखे जाने योग्य है। ठीक है। इनमें से इनके अलावा भी, इन 13 लिस्ट के अलावा भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है आपको लगता है कि चलो स्वतंत्र रूप से ये डॉक्यूमेंट काम नहीं आएगा लेकिन सपोर्ट के लिए भी काम आएगा, ठीक है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो इसके अंदर नहीं लगा रखा। ठीक है। लेकिन जैसे इसके अंदर अगर अपन देखें तो पासपोर्ट दे रखा है, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें दे रखी है पेन कार्ड का तो कोई नाम ही नहीं आया। नहीं, आप आधार ले गए, पेन कार्ड ले गए, राशन कार्ड ले गए, तो सपोर्ट तो करेंगे कम से कम कि हाँ ये फिर भी प्रामाणिकता को साबित तो करते हैं कि मैं वही व्यक्ति हूँ। ठीक है। तो आप जो कुछ भी हो लीगल जानकारी और लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ में वहां पर जाएं, किसी भी तरह का जाली काम करने से बचें, मैं ये कहूंगा। उसके बाद देखो फिर क्या होगा, यहां पर देखो आप, मैं इसको थोड़ा सा फ्रीज करके जूम करता हूं। ये देखो यहां पर क्या दिया है साथियों, ये पावती। अब आपको नोटिस कैसे मिलेगा, ऑनलाइन चेक कैसे करें? ऑनलाइन चेक नहीं करना है आपको, नोटिस जो है साथियों बीएलओ सर दे देंगे। बीएलओ सर ही आपको अपना नोटिस पहुंचाएंगे या चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत कोई भी कर्मचारी आपके पास नोटिस पहुंचाएगा। ये यहां पर आपका नाम हो जाएगा, है ना, और आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, मैं फला पुत्र, आपके पिताजी का नाम। और अगर आप लेडी हैं और आपके पति का नाम लगता है तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और उसके बाद में आपके पति का नाम यहाँ पे आ जाएगा और मेरा नाम, मतदान केंद्र संख्या, आपके बूथ का नंबर पड़ जाएगा और दिनांक पड़ जाएगी और यहाँ पर आप नोटिस प्राप्त कर लेंगे। और आपको नोटिस देते समय बीएलओ सर आपका फोटो लेंगे, आपसे आइडेंटिटी कार्ड भी मांग सकते हैं, तो उनको पूरा का पूरा आपको सपोर्ट करना है। उसके बाद देख लीजिए, मैं एक दो सैंपल और बताता हूँ कि नोटिस में और क्या क्या जानकारियां होती। ठीक है। वो एक जो था किस केस का था साथियों, कि 15 वर्ष से कम गैप का। यहाँ पर क्या लिखा गया है, अब वो सारी बातें सेम है, कुछ चीजें अलग है, समझ लीजिए। ठीक है। वर्तमान निर्वाचक नामावली में आपके पिता के, आपके नाम और पिछले एसआईआर के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम के मिलान में अंतर होने के कारण तथा आपके परिगणना प्रपत्र में दिखाए गए लिंक के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि आपको पिछले एसआईआर के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली से गलत रूप से जोड़ा गया है। यानी कि यहाँ पर मैपिंग ही गलत बताई जा रही है कि आपकी मैपिंग ही आपने गलत व्यक्ति से करवा दी है। ठीक है। गलत व्यक्ति का मतलब हो सकता है उन्होंने बड़े पापा से मैपिंग करवा दी हो, चाचा से करवा दी हो, नाना नानी से करवा दी हो, जिनको चुनाव आयोग ने वैलिड नहीं माना था। चुनाव आयोग ने मम्मी पापा दादा दादी को ही और खुद इलेक्टर को ही वैलिड माना था। अब किसी ने और क्लोज रिलेटिव अंकल से, आंटी से, बुआ से, मामा से करवा दी है, तो ऐसी स्थिति में ये कह रहे हैं कि गलत पाया गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट ला के प्रमाणित करो कि हाँ आप यही के हैं। ठीक है। एक और केस देखो क्या लिखा गया है, आपके और आपके माता पिता के बीच उम्र का अंतर 15 वर्ष से कम है, जो सामान्य रूप से संभव नहीं है। समझ गए बात को? फिर यहाँ पर देखो, है ना, आपको ऐसे व्यक्ति के पुत्र या पुत्री के रूप में जोड़ा गया है जिसे अन्य 6 लोग भी पिता के रूप में दावा करते हैं। ठीक है। जिससे गलत लिंक होने का संदेह उत्पन्न होता है। आपके और आपके माता पिता के बीच उम्र का अंतर भी 15 वर्ष से कम है। ये दोनों केस लागू हो रहे हैं, इसलिए आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स लाइए। ठीक है। उसके बाद देखो, आप आपको ऐसे व्यक्ति के रूप, पुत्र के रूप में जोड़ा गया, 6 से अधिक लोग उसके संबंध में दावा कर रहे हैं। तो ये स्थितियां साथियों, और यहां पर आपको इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए, आपको इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए संबंधित डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है ना। और कहीं कोई भारी काम नहीं, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, इन सभी समस्याओं का समाधान है। आपको जिस भी अधिकारी के सामने जिस भी तारीख को पेश होना है वहां पर जाइए। ठीक है। जैसा आपके बीएलओ सर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं इस वीडियो में ये कहना चाहूंगा, अपने बीएलओ सर के कॉन्टेक्ट में रहिए। आपके जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं उनके कांटेक्ट में रहिए, वो आपको कंप्लीट गाइड देंगे। ठीक है। अगर आपकी कोई पर्सनल परेशानी भी है तो उनसे बताइए कि सर मेरे साथ तो ये स्थिति, बताओ मैं क्या करूं, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। ठीक है साथियों। तो कहीं कोई समस्या नहीं है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अस्वीकरण यानी कि डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो पूर्णतः आपकी सहायता के लिए था। ठीक है, इसमें कोई भी भ्रामक जानकारी नहीं बताई गई है, किसी की व्यक्तिगत जानकारी को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, चुनाव आयोग या यूट्यूब या कम्युनिटी की गाइडलाइंस को मतलब वोलेट नहीं किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।